करना पड़े। तो बीमार होने के मुख्य मूल में अब इसमें मौसम, स्थान, मौसम और स्थान और सानिध्य, तीन बिंदु है मित्रों। नंबर एक मौसम, नंबर दो स्थान, नंबर तीन सानिध्य। अगर ये तीन विषय वस्तु मुख्यतः अगर ये तीन विषय वस्तु मुख्यतः हमारे जीवन में समान हो जाए तो हम जन्म से तो बीमार हो सकते हैं लेकिन बीच में बीमार नहीं होंगे। और अगर हम बीमार हो गए तो हमें तीन चीजों को ही संभालना है। या तो उन तीन विषय वस्तुओं के अनुरूप मुझे बनना है, या उन तीन विषय वस्तुओं को अपने अनुरूप हमें बनाना है, जिसमें से नंबर एक मौसम, नंबर दो स्थान, नंबर तीन सानिध्य। शायद सानिध्य शब्द समझने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। कोई साथी मित्र है जो सानिध्य शब्द का अर्थ ना समझ पाए? हेलो जी मैं सर, सानिध्य का मतलब क्या होता है? सानिध्य शब्द का सीधा सा अर्थ है कि हम किस विषय वस्तु के, जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं कि अगर हम पिता के पास में हैं, अगर हम मित्र के पास में हैं, अगर हम ससुराल में हैं, अगर हम बहन के यहाँ हैं, मौसा या मौसी के यहाँ हैं, किसी धर्म स्थल में है, या हम किसी चिकित्सालय में हैं, किसी मधुशाला में है, हमने क्या पहना, क्या खाया, किस जगह पर है, हमारे पास कौन है। तो अब यहाँ पर मैं चार व्यक्तियों को आपके सानिध्य में या आपको उनके सानिध्य में देता हूं। पिता, पुत्र, मित्र और पत्नी। पिता, पुत्र, मित्र और पत्नी। अब ये जो चार विषय वस्तु हैं, यानी चार व्यक्ति आपके साथ में हैं, क्या आपकी सोच, आपकी मानसिकता, आपकी हरकतें, आपका व्यवहार इन चारों लोगों के साथ में एक सा हो सकता है या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। अलग अलग होगा। ये कंफर्म है? जी हाँ। इसमें कोई किसी को संशय है? नहीं नहीं सर। एक बार मेरी बात को समझिएगा कि अगर हम अपने पिता, अपने पुत्र, अपने मित्र और अपनी पत्नी के साथ में हैं, इन चार, ये इनको स्थान कहिए। जैसे कि मैं हर व्यक्ति विषय वस्तु के सामने विषय वस्तु जोड़ते हैं। विषय वस्तु जोड़ने के पीछे एक उसमें जीवन से जुड़ी हुई और इस संसार में, इस प्रकृति और इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी विषय वस्तु है वो सब आ जाती है, चल अचल। क्योंकि इस संसार में प्रकृति के लिए या पुरुष जितना महत्व रखता है उतना ही महत्व इस संसार की कोई भी चल और अचल विषय वस्तु रखती है। प्रकृति के लिए जो वैल्यू इंसान की है वही प्रकृति के लिए वैल्यू पशु की है, वही संसार के किसी भी जीव जगत के प्रणाली के लिए है। तो यहां पर एक व्यक्ति पिता, पुत्र, मित्र और पत्नी के संपर्क में जाने से, ध्यान रखिएगा, के संपर्क में जाने से उसका बैठना, उठना, सोना, जगना, हाव भाव, विचार और कार्य, यानी उसके सब कुछ बदल जाते हैं या नहीं मित्रों? बदल जाते हैं। अब इसी विषय वस्तु को हमें समझ करके ही आगे बढ़ना है कि हम कब, कहां, किसके संपर्क में, जिसके संपर्क में जा रहे हैं उसकी ऊर्जा को, उसके तत्व को, उसको तत्व कहिए, ऊर्जा कहिए, एनर्जी कहिए, उसको समझना है। एक चीज जो बदल रहा है, यानी मैं बदल रहा हूं, तो मुझे समझना है। मेरी ऊर्जा को, मेरे तत्व को, मेरी एनर्जी को समझना है हमें। और जिस मौसम, स्थान और सानिध्य, उन तीन विषय वस्तुओं को समझना है और इस शरीर को समझना है। शरीर में भी तीन चीजें हैं, हमारे विचार, भाव और व्यवहार। ध्यान रखिएगा, भाव, विचार, व्यवहार। प्रकृति के मौसम, स्थान, सानिध्य।
वहां 3 चीजें समझनी है जो आपके अंतरंग हैं, बहिर्मुख हैं, जो आपके विचार, भाव, व्यवहार। पत्नी के साथ में तो विचार कुछ और है, भाव कुछ और है। हम अपनी पत्नी को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी अगर कोई फ्रेंड है उसको हम बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ में किए गए अशब्दों का प्रयोग या किसी भी खड़ी भाषा का जो प्रयोग किया है, भले ही वहां पर कटु शब्दों को बोला है, लेकिन भाव ये थे कि वो मेरी पत्नी है। वही हम शब्द, कटु शब्दों का प्रयोग किसी और फ्रेंड या मित्र के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो वहां पर वो रिश्ता टूट जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है मित्रों? तो किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए भाव, विचार और व्यवहार की जो भूमिका अहम होती है, उनके पीछे भी, और इसको सरल और सहज बनाएंगे तो हमें 3 चीजों का भी ध्यान रखना है, मौसम, स्थान और सानिध्य। इन दोनों विषयों का, यानी 3 और 3 6 विषय वस्तुओं का बहुत बड़ा संयोग है। इनको ही हमें सम्मिलित करना है। पिता के साथ में है तो हमारे भाव, पिता के साथ में है तो हमारे भाव, हमारे विचार। विचार और भाव में भी थोड़ा सा अंतर है। इसको हम कोशिश करेंगे कि जब ये सत्र थोड़ा सा पूरा होगा तो अंतिम में हम विषय में डालेंगे। विचार और भाव के थोड़े से शब्द आगे हो सकता है कि चल के बदल जाए। तो अब यहां पर हम जब पिता के साथ में, पत्नी के साथ में, मित्र के साथ, वो हमारे विचार, भाव और व्यवहार बिल्कुल बदल जाते हैं। हम पिता के साथ में हैं तो हम कोशिश ये करेंगे कि पिता कुछ मांगे और हम उनको लाके दें, यानी पिता हमसे कुछ कहे तो उनकी आज्ञा का पालन हम करें। मान लीजिएगा कि मुझे ही पानी पीने की इच्छा है तो हम पिता से नहीं कहेंगे, हम स्वतः ही उठ करके पानी अपना लाएंगे। कुछ भी काम करने, अगर हमारे साथ में पत्नी है तो हम क्या करेंगे मित्रों? या हमारे साथ में पुत्र है तो हम क्या करेंगे? हम पानी लेने जाएंगे? नहीं, पत्नी और पुत्र को बोलेंगे। जो लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं तो कोशिश करिए हाँ और ना का जवाब दें, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। तो हमें भी कुछ प्रोत्साहन मिलेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। पत्नी और पुत्र को जी बोलेंगे। सर, जी सर, समझ में आ गया। हमें प्यास लगी है और हम पिता के साथ में हैं तो हम खुद कहेंगे भी नहीं, यानी हमारे भाव भी और विचार भी नहीं, कुछ नहीं होंगे। ना भाव का वहां कोई रोल है, ना विचार का कोई वैल्यू है। हम खुद उठेंगे और पानी ला करके खुद पिएंगे। अगर हम पुत्र के साथ में हैं तो भाव भी एक्टिव होंगे, विचार भी एक्टिव होंगे, और उसको कहने के लिए इंतजार करेंगे कि क्या पुत्र मेरा, ध्यान रखिएगा, क्या मेरा पुत्र पानी लाने की स्थिति में है, वो ला सकता है। ऐसा तो नहीं है कि वो मना कर दे, क्योंकि ये डर हर पिता को होता है। तो वो पहले भाव और विचार करेगा। भाव तो अलग है, यहां पर वो विचार करेगा क्या मेरा पुत्र इस समय जो है, उसकी पुत्र की जो मानसिकता है, क्या वो सेवा भाव वाली अभी है या नहीं। विचार करेगा या नहीं? जी हाँ गुरु जी, करेगा बिल्कुल। होगा, अलग अलग होगा। बात है जी सही है गुरु जी। बिल्कुल करेगा। जी गुरु जी, करेंगे। वो विचार करेगा कि क्या मेरा पुत्र की मानसिकता जो है वो अभी मुझे पानी पिलाने की है या नहीं। जी। विचार करने के बाद वो व्यवहार, यानी उसको आज्ञा देगा या कहेगा तो वो पानी लाएगा। तो यहाँ पर मैं वही था, वही अगर मेरा पुत्र है तो भी मुझे विचार करना पड़ा। अगर मेरा पुत्र है तो ना विचार करना पड़ा, ना भाव का प्रयोग करना पड़ा। पिता के साथ में थे तो ना विचार और भाव का कोई वैल्यू थी, कुछ नहीं था। पुत्र के साथ में थे तो यहाँ पर विचार भाव प्रदान नहीं आए, यहाँ पर विचार प्रदान हुआ के ही उसको बोलना है, क्या मैंने सही समय पर बोला। और अगर हमारे साथ में पत्नी है, ध्यान रखिएगा,
तो आपको यह विचार का प्रयोग नहीं करना है, ना व्यवहार का प्रयोग करना है। वो अगर आपकी पत्नी और आपको प्यास लगी है तो सिर्फ आप अपने चेहरे पर फील करिए कि मुझे पानी की आवश्यकता है। जी मित्रों ध्यान रखिएगा, अपना ब्लूटूथ ऑन करके रखिएगा। ये छोटे छोटे शब्द ही आप लोगों को समझने हैं। अगर आपकी वो वास्तव में पत्नी है और पति और पत्नी के जो रिश्तों के प्रोटोकॉल है वो दोनों फॉलो कर रहे हैं और आपके भाव ही केवल जागृत है कि मुझे पानी चाहिए, तो क्या उस पत्नी से कहना पड़ेगा कि मुझे पानी ले आओ, या उस पत्नी से विचार करना पड़ेगा कि मुझे पानी ले आओ? नहीं वो तो गुरुजी। आपको देख करके ही आपको पानी लाके देगी। वो बात एक अलग है कि आजकल पत्नियों के प्रोटोकॉल या पत्नियों का जो शब्द है वो अलग हो गया, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि पुरुषों का भी, पतियों का भी प्रोटोकॉल अलग हो गया, उनकी भी मानसिकता अलग हो गई है। मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो उन दोनों व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ कि जब पति अपना पति धर्म का पालन सही से कर रहा है और पत्नी अपने पति धर्म का। अगर पति आज सही पालन नहीं कर रहा है तो पत्नी भी नहीं कर रही, और पत्नी नहीं कर रही है तो पति भी नहीं कर रहा है। अपना म्यूट करिएगा उधर से। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू रही मित्रों? भाव की। भाव की। जब शांत था तो किसकी वैल्यू थी? मुख्य रोल किसका था? भाव का, विचार का। तो भाव और विचार। अब यहाँ पर तीसरा क्या रह गया है? अभी मैंने जो वर्ड बोला था, व्यवहार। व्यवहार। आपके घर अगर कोई मित्र आया है, उसने पानी भी नहीं आपसे मांगा, या आप किसी मित्र के घर गए और उसने आपने पानी भी नहीं मांगा है, तो वो व्यवहार में पानी पिलाएगा या नहीं? जी बिल्कुल। तो वहां पर विचार और भाव का क्या योगदान रहा? कुछ रहा? भाव और व्यवहार दोनों एक हो गए गुरुजी। वहाँ मेरी बात, भाव विचार आप नहीं सब होते हुए भी व्यवहार करना पड़ेगा। व्यवहार करना पड़ेगा। अब विचार, व्यवहार और भाव, ये तीन शब्द थे, ठीक है? इन तीनों शब्दों के साथ में देश, काल, परिस्थिति, यानी मौसम, स्थान, तीसरा मैंने कुछ बताया था, याद है कुछ लोगों को? मौसम, स्थान, सानिध्य। सानिध्य। अब यहाँ पर भाव, व्यवहार में उन तीनों को जोड़ पाएंगे आप लोग या नहीं? जी बिल्कुल। ये काम आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूं। अब यहाँ पर देखिएगा, भाव, विचार, व्यवहार में इन तीनों के मध्य में या केंद्र में क्या था? पानी तो था, एक गिलास। विचार में भी था, भाव में भी था, व्यवहार में भी था। पानी ही रहा है, तो उस पानी के गुणधर्म अलग हो गए? पानी के विचार, पानी जो आपने पिया उसके गुणधर्म, वो पानी आपके शरीर में अगर जाएगा तो वो अलग अलग गुणधर्म पैदा करेगा या नहीं? जी हाँ, करेगा जी। लेकिन पानी तो एक है। जैसे कि पिता और पुत्र में थोड़ा सा विवाद है और पिता ने अपने पुत्र को परखा, पिता और पुत्र में कुछ विवाद है और पिता ने अपने पुत्र को परखा, परखने के भाव से उसको पानी पिला मंगाया, जबकि पिता को प्यास नहीं थी। ध्यान रखिएगा मित्रों। और वो जब परखने के समय में पुत्र उस पर खरा उतरेगा, और पुत्र ने जब वो एक गिलास पानी पिता को दिया तो पिता को प्यास बुझेगी पिता की? नहीं, प्यास तो थी ही नहीं। प्यास बुझेगी या उसको संतुष्टि मिलेगी, या उसको एक पूरी बॉडी में एक महान टॉनिक के रूप में वो काम करेगा? पिता को प्यास तो थी नहीं। बिल्कुल जी। पानी एक है ना, हर व्यक्ति के शरीर में गया, मित्र के हाथ से, पुत्र के हाथ से, पत्नी के हाथ से, लेकिन उस 3 या 4 व्यक्तियों के सानिध्य में पानी गया तो पानी के गुणधर्म बदल गए? जी नहीं। हाँ बदल गए। पानी के गुणधर्म बदल गए। उस पानी से रोम रोम यानी अंग प्रत्यंग सब कुछ एक्टिव हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सब कुछ एक्टिव हो जाएंगे। और उस पिए हुए पानी में नहीं, उस भाव से पिए हुए जहर भी पच जाएगा। वो पानी अमृत का काम करेगा।
तो उस पानी एक ही था, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ जो कहने जा रहा हूँ आप, क्योंकि अब आप स्वास्थ्य की तरफ जा रहे हैं, डॉक्टर कैसे बना सकते हैं और हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, दूसरे को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं, अब हम उसकी तरफ चल रहे हैं। अभी तक जो भी कहा गया है वो सिर्फ भूमिका थी। कोशिश हमारी है कि हम उस भाषा का प्रयोग करें जो भाषा सहज और सरल है मित्रों। तो पानी पिता ने जब पुत्र के हाथ से पिया, जिस विचार करके वो पानी कैसे पिया था, व्यवहार से नहीं पिया ना, किससे पिया, किससे मंगाया, विचार से, विचार से। और जब हमारे विचारों के अनुरूप सामने वाला काम करता है, यानी हमारे विचारों के अनुरूप सामने वाला जब काम करता है, तो वो व्यक्ति बड़े से बड़े पहाड़ों को भी लांघ जाता है, बड़ी सी बड़ी आफतों को भी लांघ जाता है। तो पिता के शरीर में वो पानी कुछ नहीं करेगा, वो एक बहुत बड़ी पावर को एक्टिव करेगा, एनर्जी को एक्टिव करेगा पिता के शरीर में, पिता के मन में, पिता के विचार में, पिता के भाव में। और वो पिता पुत्र के लिए कुछ भी कर सकता है। नहीं, मेरा पुत्र है और आज भी मुझे, मेरे पुत्र को मेरे से प्रेम है और स्नेह है, वो पानी स्नेह के रूप में परिणित होगा। वो पानी किसके क्या रूप लेगा, स्नेह और रिश्ते को प्रगाढ़ बना जी, एक चीज, और वो पिता उसके लिए कर्मठ हो जाएगा। तो परिणाम कुछ और हो गए। वही पानी यहां पर पिता ने पिया पुत्र के द्वारा, वही पानी हमने जब पत्नी के द्वारा पिया, पत्नी के द्वारा जब पानी पिया है, वो क्या करेगा, आप लोग अगर कोई जवाब दे सकते हैं कोशिश करिएगा। पानी का प्रभाव अलग होगा, ये तो आपको पता है। भावना बढ़ाएगा सर, तो प्रेम की भावना को। पत्नी अर्धांगिनी होती है, पत्नी जीवन के हर काम में आधे की भागीदार होती है। तो अर्धांगिनी का जो धर्म है, पति उसका पालन करेगा और पूरे तन मन धन से करेगा। कब की पत्नी ने मेरे हर मोड़ पर मेरे साथ खड़ी थी, और वो जो काम कर रहा है उस काम को वो बहुत अच्छे से कर पाएगा, वो उसकी प्यास को ही बुझाएगा और भाव को पैदा करेगा, भाव को प्रबल करेगा और पिता के विचारों को प्रबल करेगा, स्वच्छ करेगा। यानी भाव का इलाज यहां होगा, पिता के विचारों का इलाज होगा। और वही पानी आपके मित्र के द्वारा पिलाया गया, तो वो आपके व्यवहार को मजबूत करेगा। वो मित्र आपके यहाँ जब आएगा तो आप भी उसको यही करोगे। तो पानी एक था, परिणाम उसके अलग अलग थे। ये थोड़ा संबंधित, अगर किसी साथी मित्र का कोई सवाल है तो अपना सवाल रखिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। मेरी बात समझ में आ गई? सभी साथी मित्रों को मेरी आवाज आ पा रही है? अगर इससे संबंधित कोई सवाल है तो अपना सवाल रखें, मैं आगे बढ़ूंगा। अगर गुरुजी कोई अगर गुस्से मन से अगर पानी पिलाया तो उसका क्या असर होगा जी? अगर किसी का भाव और विचार और व्यवहार तीनों अगर बदला हुआ है और वो बहुत क्रोध में है, और उस समय हमने अगर किसी से पानी मांगा, तो उस पानी का असर हमारे ऊपर में क्या होगा? आपके स्वास्थ्य को, यानी व्यवहार को, भाव को और विचार को पूरी तरीके से खराब कर देगा। तीनों को खराब कर देगा ना? तीनों ही खराब कर देगा। तो अगर मान लिया जाए कि अगर पिता का व्यवहार अपने पुत्र के लिए थोड़ा सा गुस्सा है, पिता अगर गुस्सा है अपने बेटे के ऊपर में, और वो पानी अगर मांग रहा है अपने पुत्र से, और पुत्र भी थोड़ा सा नाराज है, तो उस समय क्या होगा? तो वो नाराज है, उसके विचार गड़बड़ है, क्या भाव उसका ठीक है या नहीं, ये भी देखिएगा। पत्नी बहुत नाराज होती है लेकिन वो फिर भी आपका पेट भरने के लिए तैयार रहती है, तो वहां भाव प्रधान है। अच्छा,
लेकिन आपके कभी भाव कभी का ना हाँ जी कि एक एंगल को मजबूती से देखिएगा, एक है साधे सब सदे सब साधे सब जाए। इसकी बहुत अच्छी चीज ये भी है कि अगर व्यवहार आपका पुत्र, आपका पिता, आपका मित्र, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी पत्नी अगर आपसे बुरा व्यवहार करती है घर में और समाज में जब वो जाती है तो आपको बहुत सम्मान देती, समाज की रीत रिवाजों को बहुत अच्छे से फॉलो करती है, तो आप खुश होंगे या नाराज होंगे? चल घर में तो बड़बड़ाती रहती है लेकिन बाहर बहुत ध्यान रखती है, तो उसके खुश होंगे। भाव या व्यवहार में मजबूती है या नहीं? आपसे हाँ वो कुछ व्यवहार भी है लेकिन आपके मित्र, आपके परिवारीजन, आपके स्नेहीजन, आपके रिलेशन वाले मित्र या रिश्तेदार जब भी आपके घर आते हैं तो उनके साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो क्या ऐसी पत्नी को आप त्यागेंगे उसके व्यवहार से, या कभी नहीं आप ऊबेंगे? नहीं तो नहीं कोई व्यवहार में खड़ा है तो कोई भाव में खड़ा है तो कोई विचार में खड़ा है, विचार में और एक को साध लीजिएगा, भाव, विचार या व्यवहार। स्वामी डोंगरे जी महाराज का शायद आप लोगों ने कहीं नाम सुना हो, मैंने उनकी भागवत जी नाम सुना है। व्यासपीठ पर जब भी गया तो उन्हीं की मूल प्रति का मैंने अध्ययन करके मैंने व्यासपीठ को संभाला था। उनका एक वर्ण है, उसमें लिखा हुआ है कि बुद्धिमान व्यक्ति का परमार्थ जो होता है ना, परलोक जो होता है वो व्यवहार से चलता है। बुद्धिमान व्यक्ति का परलोक व्यवहार से चलता है। तो अब यहां पर मैं जो कहना चाहता हूं कि जीवन में कोई भी औषधि, यहां इस तरीके से आ जाओ, किसी भी औषधि का आपने जो सेवन किया है, औषधि देने वाले का भाव, विचार और व्यवहार जरूरी है या नहीं मित्रों? बिल्कुल जरूरी है सर। है जरूरी है। जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। जिससे आपने औषधि ली है, जिससे आपने कुछ नियम लिए हैं, जिससे आपने योग सीखा है, जिससे आपने चिकित्सा सीखी है, जिससे आपने चिकित्सा ली है, यानी कुछ अगर आपने आदान प्रदान किया है, चूंकि मैं एक चिकित्सा के विषय को लेकर के हम आप जुड़े हुए हैं, तो चिकित्सा देने वाला, औषधि देने वाला के भाव क्या है, उसके विचार क्या है, वो किस स्थान पर बैठा है, किस मौसम में औषधि ले रहा है, यानी जीवन में जुड़े हुए जो भी प्रक्रियाएं हैं, इन सभी प्रक्रियाओं में इन 5-6 शब्दों का मुख्य भूमिका है या नहीं, ये देखिएगा। है गुरु जी। जी यस बिल्कुल है। बिल्कुल। आज दवाइयां, ये देश का दुर्भाग्य है, चाहे वो आयुर्वेद की हो, चाहे वो एलोपैथी की हो, किसी भी पद्धति की, और कोई भी पद्धति बुरी नहीं है, बस बुरा है अगर तो वो देने वाला है, लेने वाला भी है और देने वाला भी है। अगर यही पद्धति, इसीलिए मैं जिस संस्थान के तहत काम कर रहा हूं, इस संस्थान के भाव और विचार और इसके कार्यकर्ता और उन कार्यकर्ताओं का सीधा कहना है कि अगर संस्थान को कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ही देंगे, लेकिन डोनेशन नहीं लेना है। यानी उनके अंदर वो कर्मठता है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग दे देंगे, यानी भाव उनका कैसा है, और उसी भाव की वजह से आज कामयाबी है। मित्रों, सोशल मीडिया पर, यह मेरा अभिमान नहीं है लेकिन स्वाभिमान है, अगर वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में इस समय कोई जोर पकड़ रहा है तो वो पंचतत्व ही है। ये आप लोग थोड़ा सा यदा कदा समझ पा रहे हैं या नहीं, या देख पा रहे हैं? जी गुरुजी, जी गुरुजी। इसका परिणाम है, सिर्फ भाव का परिणाम है मित्रों, विचार का परिणाम है, व्यवहार का परिणाम है। और मैं ये दावा करता हूं कि अगर वैकल्पिक यानी प्राकृतिक चिकित्सा यानी भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रयोग करने वाले, उपयोग करने वाले चिकित्सक बंधु, और मैं उनसे निवेदन भी करूंगा कि अपने भाव और विचारों को बस संभाल लीजिएगा। आप अगर किसी को मिट्टी भी दोगे तो वो काम करेगी, करेगी या नहीं, इस विषय से आप लोग समझ गए होंगे। पानी एक ही था। जी बिल्कुल करेंगे। यही मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी अपने भाव, विचार और व्यवहार को ही सिर्फ संभाल लें इस प्रशिक्षण में। ये जरूरी नहीं है कि उसका पॉइंट क्या, इसका पॉइंट क्या, इसका पॉइंट, ऐसे पॉइंट देने वाले, प्रोटोकॉल देने वाले, जड़ी बूटियों का योग देने वाले, ये आप मिला लो आपकी गैस खत्म, ये ऐसा भून लो, ऐसा मिला लो आपका सिर दर्द खत्म, ये कर लो आपका पेट दर्द, क्या ऐसा संभव है? और यही चल रहा है। आप किसी भी पैथी में चले जाओ, मरमा में जाओ, एक्यूप्रेशर,
नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी भी थेरेपी में आप चले जाओ, हर जगह बीमारी का इलाज है या बीमार का इलाज है। बीमार से औषधि इलाज अपने है। आप में गलत नहीं है, जिसके विचार ही गलत हैं उसको आप सोने का योग बना के दे दो, हीरा जवाहरात का योग बना के दे दो, भस्म इत्यादि का योग बना के दे दो, अगर भाव विचार और व्यवहार पवित्र नहीं है, सही नहीं है उस बीमारी के अकॉर्डिंग, क्या उस बीमारी का, उस दवा का असर रोगी पर देखने को मिलेगा? अपनी अंतरात्मा पर हाथ रख के बोलिए। जी नहीं। नहीं गुरुजी। और इसीलिए नहीं मिल रहा है, और मिले ये परिणाम इसी काम में हम हमारे संस्थान के साथ में लगे हुए हैं, और आप सब लोग भी इस काम में लगे। और ये जो शब्द मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ये शब्द या वर्ड या शैली आप और लोगों को भी समझाएं, यही मैं उम्मीद करता हूं। क्या ये हमारे शब्दों में कहीं संशय है? और ये कोई शास्त्र की किताब भी नहीं है, शास्त्र का कोई वाक्य भी नहीं है, ये कोई शास्त्र के शब्द भी नहीं है, ये व्यवहार के शब्द है जो आम व्यक्ति समझता है और जानता है। मैं आपको कुछ भी ऐसा नया नहीं बता रहा हूं जिससे आप अनभिज्ञ हो। तो विषय वस्तु देश काल भाव विचार और व्यवहार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, फिर नोट करिए, देश काल विषय वस्तु भाव विचार और व्यवहार, ये 5 ही शब्द है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देश काल विषय वस्तु भाव विचार और व्यवहार, इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए, धर्मेश जी कुछ कह रहे हैं, आप अपना शब्द करिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ गुरुजी, आजकल अभी जो चिकित्सक लोग जो भी किसी पैथी में ट्रीटमेंट करते हैं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हमारी जो वैदिक संस्कृति है, आपकी बात नहीं मिल पा रही है, मुझे दोबारा से बोलिए। आजकल जो चिकित्सक लोग जो चिकित्सा करते हैं, आ रही है गुरुजी आवाज? जी, जो चिकित्सा कर रहे हैं जिस भी पैथी के अंदर में, भाव सिर्फ एक ही है कि मुझे पैसा कैसे मिले, रोगी ठीक हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी जो संस्था में है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमारा तो पैसे का कोई स्वार्थ है नहीं, हमारा तो केवल एक भावना है कि सामने वाला व्यक्ति कैसे ठीक हो जाए। इसीलिए हमारी जो चिकित्सा है वो काम कर रही है। और उन लोगों के पास में आज सुबह से ट्रीटमेंट करा के आओ, फिर बोलते हैं कि 4 दिन के बाद आके फिर बताना, फिर 500 दे के जाना, फिर 8 दिन के बाद आना, फिर हमको 500 देकर जाना। ये भावना है, तो वो भावना उधर काम कर रही है। और हमारी भावना ये है कि तू मेरे पास आज आया और दोबारा तेरे को आने की जरूरत ना पड़े। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तू ऐसा ठीक हो जा, ओके हो जा। बहुत अच्छा धर्मेश भाई और बाकी के साथी मित्रों को मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि कामयाब होने के मंत्र क्या है, कामयाब होने के सूत्र क्या है। मैं यदा कदा फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि भाई अपने विचारों को ठीक कर लो। और मेरे संस्थान से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, जितना भी ऑनलाइन है, टोटल निःशुल्क है, प्रशिक्षण शुल्क है, व्यक्तिगत अगर आप दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ खर्चे भी हैं संस्थान के लिए। जब इतना बड़ा काम को हम लोग लेके चल रहे हैं तो हमारे कुछ निजी खर्चे भी हो जाते हैं, पूरा जीवन हमारा समर्पित। ये व्यवस्था चलती रहे, इस भाव के लिए, इस सिद्धांत के लिए, समाज में पहुंचाने के लिए जो चीजें जरूरत है सिर्फ वही ले रहे हैं। हमने इस क्षेत्र में आने के बाद, संस्थान ने इस क्षेत्र में आने के बाद किसी भी क्षेत्र में शुल्क को बढ़ाया नहीं, घटाया है। 11,000 से प्रशिक्षण शुरू किया था, आज यहाँ पर आप सब लोगों को पता है कि कितने में प्रशिक्षण हो रहा है। किसी यानी धन को घटाया है। और जो हमारे प्रशिक्षु सीख करके यहाँ इस उम्मीद से निकले हैं कि हम आगे जाके कमाएंगे, मित्रों वो फेल हो गए। और मैं उन लोगों से भी यही, क्योंकि मुझे उनसे प्रेम है, प्रेम स्नेह है, और उन सभी मित्रों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर चिकित्सा क्षेत्र में या जीवन के किसी क्षेत्र में बढ़ना है तो अपने भाव विचार और व्यवहार को सटीक कर लो। हमारा कोई भी चिकित्सक संस्थान का जो है वो कभी नहीं चाहता है कि ये स्टूडेंट या प्रशिक्षु या रोगी हमारे पास दोबारा आए, वो एक बार में ठीक हो। और लगभग ऐसे परिणाम मुझे मिल रहे हैं। अगर आप सब लोगों को भी कामयाब होना है तो यही मैं चाहूंगा कि नियमों का आप लोग भी पालन करें, आगे बढ़े। हम, हमारी टीम आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। तो फिर आप नोट कर लीजिएगा कि देश काल परिस्थिति भाव विचार और व्यवहार, ये 5-6 शब्दों पर ही हमारे जीवन का आधार, या ये जीवन के आधार स्तंभ है। बस इनको समझ लीजिएगा, कामयाब हो जाएंगे। अब इसी चीज के संदर्भ में हम आगे चलते हैं कि ये हम कैसे बदल सकते हैं।
और इनके साथ में हम अपना सामंजस्य कैसे बैठाल सकते हैं। सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम और बरसात का मौसम, हमारे यहाँ ऋतुएं कितनी है मुख्य? 3, सर्दी, गर्मी, बरसात। इन 3 ऋतुओं के अंदर क्या हमारा खान पान व्यवहार, देखिए हमारे भाव विचार और व्यवहार क्या एक सा रहता है मित्रों? सर ऑडियो बंद हो गया, ऑडियो नहीं सुनाई पड़ रहा है। मेरा ऑडियो चालू है, हो सकता है कि नेटवर्क जी इशू नहीं, रहा हो। जी नहीं सर। आ रही है, आवाज आ रही है। मेरा सवाल था, सर्दी, गर्मी और बरसात, यानी हमारे यहाँ मुख्य 3 ऋतु हैं, उनके एक जॉइंट पीरियड को, जो जॉइंट समय है, ऋतु संधि है, उसको मिला करके 3 और 3 6 ऋतुएं कर दी गई हैं। फिलहाल मैं 3 ऋतुओं पर ही काम करूंगा। सर्दी के अंदर हमारे भाव विचार और व्यवहार, ध्यान रखिएगा, और गर्मी के समय के भाव विचार और व्यवहार क्या एक होते हैं? नहीं होते, बदलते रहे। नहीं, अलग अलग नहीं, अलग अलग होते बिल्कुल सर। अलग अलग होते हैं। अब मान लीजिएगा कि आपको कोई विचार, व्यवहार या भाव, इंटरनल, अंतरंग और बाहिर्मुख, सामंजस्य नहीं स्थापित कर पा रहा है, अगर उस भाव विचार और व्यवहार में या शरीर की क्रिया में, कार्यशैली में, गति में अगर कोई अवरोध आ रहा है, और उसी अवरोध को हम बीमारी कहते हैं। जैसे कि स्वाभाविक रूप से ये कहा जाता है या माना जाता है, और देखने में उसका प्रमाण भी है, कि सर्दी के मौसम में तो जठराग्नि यानी हमारी पाचन प्रणाली वर्ष के अन्य दिनों से ही बहुत मजबूत होती है। अगर उस समय भी, सर्दी के मौसम में भी अगर आपकी जठराग्नि कमजोर है, यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, तो आप बीमार हैं। क्या है? आप बीमार हैं। अगर वही आपकी भूख गर्मी और बरसात में भी उसी गति पर चल रही है, ध्यान रखिएगा, जो भूख आपकी सर्दी के दिनों में है, वही भूख अगर आपकी बरसात के दिनों में भी है, तो भी आप बीमार हैं या नहीं? जी बिल्कुल। तो भूख बीमार है या आप बीमार हो? भूख का लगना न लगना बीमारी है, या आप उसको नहीं खा पा रहे हैं या खा पा रहे हैं, वो बीमारी है। तो इसमें बीमार कौन, आप हैं या वो पर्टिकुलर ऑर्गन है, अंग है या स्टमक है? बीमार कौन है, आप है या आपका अंग है? अंग बीमार है, अंग बीमार है गुरु जी, जिस कारण से हम लोग नहीं खा पा रहे या इच्छा नहीं हो रही है। नहीं गुरुजी, हम बीमार हैं, इस वजह से अंग बीमार है। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, ना थूकूंगा ना मूतूंगा, कुछ नहीं करूंगा, और अभी अगर मैं वॉशरूम जाऊं तो भाई यहाँ कोई बटन तो नहीं लगी है कि मेरा यूरिन आ जाएगा। अंग कैसे एक्टिव होता है हमारा, कहाँ से एक्टिव होगा? बाथरूम में क्या जी, विचार से मुझे सर। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे ना मैं थूकूंगा ना यूरिन करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, लेकिन बाथरूम में जाते ही हम कौन सी चाबी ऐंठते हैं, कोई बटन करते हैं और हमारा यूरिन आ जाता है। वो कहाँ से आता है? विचार से, विचार करने से। तो हमारा शरीर वही है। तो हम सबसे पहले, यानी हमारे जीवन के शरीर पर सबसे ज्यादा जो अटैक होता है या सबसे ज्यादा जो भूमिका है, वो हमारे किसकी है? विचार, भाव और व्यवहार की। मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, बहुत अच्छी भूख लगी और आप तड़फड़ा रहे हैं, और आपकी धर्मपत्नी रसोई में तेज आवाज करने लगे और वही थाली पटक के आपकी टेबल पर आपको दे जाए, और पानी भी आपको पटक के दे जाए, और आपकी थाली छोड़ के दूर जाके खड़ी हो जाए, यानी विचारों में बिल्कुल सामंजस्य ना हो। किसमें? विचारों में बिल्कुल सामंजस्य ना हो, और संयोग से वह भोजन जो आपकी धर्मपत्नी ने आपको रखा है या परोसा है, वो भोजन आप अपनी पसंद का कहीं बाहर से लाए हो,
तो क्या आप उस भोजन से संतुष्ट होंगे मित्रों? नहीं गुरुजी। भोजन आपकी पसंद का था, लेकिन परोसने वाले के विचार ठीक नहीं थे। और वही अगर घर में गरीबी है, कंगाली है और खाने को कुछ नहीं है और आपकी धर्मपत्नी संयोग से बीमार भी है, और उसने अगर कुछ मेहनत करके, यानी इतनी बीमार है कि वो उसने चला फिरा भी नहीं जाए, यानी अस्वस्थ है, और अगर उसने जली हुई रोटी भी आपको बना के दे दी, भूखे रह जाएंगे मित्रों? बताओ, कोई रह सकता भूखा? कम से कम इस कंडीशन में उसने मेरे लिए भोजन तो बनाया। आपका पेट भर गया या नहीं? जी गुरुजी। और वही रबड़ी जो आप बाहर से लाए थे वही धर्मपत्नी ने रखी है, सिर्फ उसमें कमी किसकी थी? विचारों की और भाव की। तो भूख का संबंध पेट से यानी हमारे अंग से है या हमारे विचार और भाव और व्यवहार से है मित्रों? किसी भी समस्या का भाव सर विचार व्यवहार ही विचार से है, महत्वपूर्ण विचार है। से। परंपरा लुप्त हो गई है। इसी भाव और विचार को, भाव और विचार और व्यवहार की ऊर्जा को इतने हाई लेवल पर एक्टिव करने वाले हमारे ऋषि महापुरुष, जो आपने सुना होगा शास्त्रों में, और आज भी ऐसे कई योगी हैं जिनको मैं व्यक्तिगत जानता हूं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज भी ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मुझे प्राप्त होता है यदा कदा, कि जो साल भर से न पानी न जल न भोजन कुछ नहीं ग्रहण किया, और उनके चेहरे पर और शरीर में एक्टिवनेस मेरे से कई गुना ज्यादा है। ऐसे महापुरुष भी हैं, आज भी हैं, जिन्होंने न पानी पिया है न भोजन किया है, आज भी है। पीछे के तो आप लोगों ने पढ़ा कि वो व्यक्ति समाधि में बैठ गया, वो व्यक्ति जल के अंदर गया और 1 महीने बैठा रहा, 10 दिन बैठा रहा, 24 घंटे, 36, ऐसा तो यदा कदा आप लोग भी सुनते हैं। वो क्या है? वो अपने शरीर के अंगों को कैसे एक्टिव रखते हैं? विचारों से या भाव से या व्यवहार से ही रखते हैं, या उसको उसकी ऑर्गन की खुराक देते हैं? तो हमारा जो ऑर्गन को चलाने वाली ऊर्जा या एनर्जी है वो क्या है? मुख्य भोजन है या विचार है मित्रों? विचार है सर, विचार गुरुजी। ऐसा आप लोगों ने सुना है कि वो व्यक्ति समाधि में चला जाता है, ऐसा तो सुना है। अगर आप सब लोग संयोग से साथ रहे तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे महापुरुषों से भी हम मिलवाने की या दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। जी गुरुजी। और मैंने खुद ये महसूस किया है, मैंने खुद ये महसूस किया है। कई बार हमारे साथ भी ये होता है कि मुझे याद ही नहीं है कि आज मैंने भोजन किया है या नहीं किया है। और जब हम कभी किसी दिन बहुत विशेष खुशी में होते हैं, तो मैं ही नहीं, आप लोग भी भूल जाते हो कि हमने आज भोजन किया भी है या नहीं। ऐसा यदा कदा आप लोगों के साथ होता है या नहीं? जी गुरुजी। किसी विशेष घटना घटती है, आपको नींद ही नहीं आती है, लेकिन अगले दिन ये फील भी नहीं होता है कि मैं सोया नहीं। आप बिल्कुल, ऐसा भी होता है। होता है गुरुजी। जी गुरुजी। तो अब आप सोचिएगा कि जीवन में शरीर की क्रियाएं महत्व है या हमारे भाव विचार या व्यवहार महत्व है? भाव विचार और व्यवहार महत्व है, बस महत्वपूर्ण यही है। हमें समझना है। बीमारी किसको क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारे भाव विचार और व्यवहार। चिकित्सक और रोगी के बीच का शायद आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम उस विषय पर बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, वरना तो वैसे भी टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग हैं, कुछ और चिकित्सक भी बढ़ जाएंगे। लेकिन यदा कदा आप लोग समझिएगा और अपने पड़ोसियों को समझाइएगा। अगर ये पहल कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई तो कामयाब होंगे हम, ये मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। तो अब सर्दी के दिनों में भूख आपको बहुत ज्यादा लग रही थी, और संयोग से मान लिएगा कि आपके पास एक ऐसा रोगी आया जिसको बहुत ज्यादा भूख लगती है, और कब? पूरी साल लगती है। तो आप क्या करेंगे इलाज उसका सही में? या उसको हल्दी, नमक, मिर्च, टमाटर, चटनी, चूरन, इनका सबका योग बनाओ। ये सुबह दोपहर शाम पानी से, गुनगुने पानी से या दूध से या दही से, छाछ से, मट्ठा से, लस्सी से 3 बार सेवन करिएगा। फला फला ये आप परहेज। क्या संभव है उसकी भूख रुक जाए?
मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? फिर से एक बार बोलिए ना। जी गुरुजी। नहीं मुश्किल है सर। एक रोगी आपके पास आया है और उसको वर्ष के हर मौसम में उसी तरीके की भूख लग रही है, जैसी भूख उसको सर्दी के दिनों में लगती है वैसी ही भूख उसको बारिश में लग रही है, और वैसी ही भूख गर्मी में लग रही। तो वो किसी चूरन चटनी के प्रयोग से सही हो सकता है, या उसके विचार, स्थान, व्यवहार और भाव को नोट करके आप उसका ट्रीट करेंगे? वो कैसे स्थान पर रह रहा है, कैसे काम में। जैसे कि मैंने पंचतत्व फार्म, जो रोगी प्रपत्र फॉर्म है, लोग सवाल क्या क्या उठा सकते हैं, यहाँ पर आज प्रसंग चल गया तो मैं समझ पा रहा हूँ। सवाल जो रोगी प्रपत्र, उस पर सवाल, यानी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए फॉर्म थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है। उसमें रोगी का व्यवसाय भी लिखा हुआ है, रोगी का स्थान भी लिखा हुआ है। शायद आप लोगों ने भी गूगल फॉर्म भरा होगा, तो वहां पर कुछ लोगों ने ये भी ऑब्जेक्शन उठाया कि संस्थान उन लोगों का इलाज करता है जिनका व्यवसाय जो है अच्छा है। ऐसी सोच रखने वाले आप लोगों में से किसी ऐसे रोगी पर मिस हुआ है जो खेती कर रहा हो या मजदूरी कर रहा हो? हमारे साथ प्रशिक्षण भी लेने वाले लोग, मजदूरी करने वाले भी साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन टांग खींचने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो चैप्टर दिया गया है व्यवसाय का, तो व्यवसाय जानना जरूरी है या नहीं रोगी का? नहीं, बहुत जरूरी है। गुरुजी जरूरी ही नहीं है, बहुत जरूरी है। वो कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि ये जो शरीर को चलाने वाला जो सिस्टम है वो भाव, विचार और व्यवहार ही है, इसलिए बर्बादते हैं। यानी आप जब भी किसी एक रास्ते पर चलेंगे तो टांग खींचने वाले तो कुछ भी खींच सकते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे सर्दी में विचार क्या होते हैं। स्वाभाविक रूप से हम सर्दी के दिनों में शारीरिक रूप से तो ये कंफर्म है कि हम ज्यादा खाना चाहते हैं या ज्यादा खाते हैं, संकुचित होकर सोते हैं और बैठते हैं। इस तरीके से कहीं भी आप बैठेंगे तो इसी तरीके से बैठेंगे, इसी तरीके से बैठते हैं ना हम सर्दियों में गुरुजी, बस ज्यादा करते हैं। लेकिन उस समय सोचते क्या है? सर्दी के दिनों में हमारी क्या होती है? कुछ नया रिसर्च करने के लिए, कुछ नया रिसर्च वर्क करने के लिए, कुछ नया शोध कार्य करने। हमारे विचार उस समय कैसे होते हैं? तीव्र होते हैं। हम विचारों से और मन से ज्यादा काम कर पाते हैं उस समय। अध्ययन हम सबसे अच्छा कर सकते हैं उस समय। कर पाते हैं या नहीं मित्रों? कर पाते हैं जी। या गर्मी के दिनों में आप 2 घंटे आराम से पढ़ पाते हैं, या सर्दी के दिनों में 2 घंटे आप आराम से पढ़ पाते हैं? सर्दियों में गुरुजी। सर्दियों, ये कंफर्म है ना? इसमें तो कोई संशय नहीं है ना? जी नहीं गुरुजी। वो गर्मियों में आप क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्यों भी? यानी उलझे हुए सवाल, उलझे हुए सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा है? सर्दी का। सबसे ज्यादा दिमाग हमारा कब चलता है? किस मौसम में दिमाग चलता है? सर्दियों में। कंफर्म है? और सबसे ज्यादा जवान हमारी किस मौसम में चलती है? गर्मियों में सर। गर्मियों में। सर्दियों के मौसम में जवान कम चलती है, कान ज्यादा चलते हैं। हम सुनना बहुत कुछ चाहते हैं, सुन के समझना चाहते हैं। तभी सर्दियों के मौसम में हमारे भारतीय संस्कृति में कहानियों की परंपरा है। कितने लोग कहानियां सुनते हैं, या किन लोगों ने कहानियों की जिंदगी जी है? सुनते हैं। गर्मियों में कहानियां नहीं कोई सुनता है। कोई सुनता है? अगर कोई गांव से जुड़ा होगा तो समझ पा रहे होंगे। सर्दियों में सर कहानी सुनी है दादी से, जो मैं सुनते हैं। तो यहाँ पर जो मैं कहने चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति, जिसको बहुत ज्यादा भूख लग रही है,
उसको आप देखिएगा कि वो विचारों से अधिक गतिशील तो नहीं है, वो दिमाग बहुत ज्यादा तो नहीं लगा रहा है, वो किसी उलझन में तो नहीं उलझा है, वो किसी कार्य क्षेत्र में प्रगति के पथ पर तो नहीं जा रहा है। आपका कोई काम फेल हो जाए मित्रों, और आपका कोई कार्य पास हो जाए, तो आप ज्यादा भोजन किस में करेंगे, फेल हुए काम में या पास हुए काम में? पास हुए काम में गुरुजी। पास हुए काम में भोजन करेंगे। और आज तक मुझे ऐसा कोई रोगी नहीं मिला है जो रोगी का काम धंधा फेल है, चौपट है और वो ज्यादा खाता हो। हमें जितने भी ज्यादा खाने वाले लोग मिले वो वही मिले जिनका काम धाम बहुत अच्छा चल गया, अब बस खाना ही खाना है। क्या ऐसा आप लोगों ने महसूस किया? जी गुरुजी। ऐसा ही होता है सबके साथ में नहीं, लेकिन अगर 100 मरीज ऐसे हैं तो 10 मरीज सिर्फ ऐसे होंगे जिनका काम धाम भी फेल है लेकिन वो फिर भी ज्यादा खाते हैं, लेकिन 90% रोगी ऐसे ही मिलते। तो सर्दियों में विचार भी हमारे चलते हैं, दिमाग भी हमारा चलता है, पेट भी हमारा चलता है, लेकिन सर्दियों में हम कामयाब भी होते हैं। जो काम हम गर्मियों में नहीं कर सकते हैं वो काम हम सर्दियों में कर लेते हैं। अगर फावड़े चलाने की बात हो, मेहनत करने की बात, यानी मेहनत चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो चाहे वैचारिक हो, जो मेहनत, जो एक्सरसाइज जो हम सर्दियों में कर लेंगे, क्या वो गर्मियों में कर पाते हैं? और शारीरिक मेहनत या मानसिक मेहनत करने के पीछे का जो मुख्य कारण है वो क्या है? मौसम है या भोजन है या स्थान है? ज्यादा मेहनत शारीरिक मानसिक वैचारिक करने के पीछे मुख्य रोल या मुख्य भूमिका किसकी? स्थान की है, देश की है या काल की है या मौसम की है? मौसम की सर, मौसम की। मौसम की है ना। तो यहाँ पर मुख्य भूमिका, यानी आपके भूख को ज्यादा लगना, विचार को ज्यादा पैदा करना, मुख्य भूमिका किसकी है? मौसम की। और मान लीजिए कि संयोग से आपकी गाड़ी मई और जून के महीने में कहीं फंस गई और वहां कोई और भी नहीं है और भयंकर गर्मी आपकी पड़ रही है, आपको लग रही है, तो गाड़ी को निकालने में जो मेहनत सर्दी में लगेगी वही गर्मी में लगेगी। ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग मेहनत लगे, ध्यान रखिएगा। तो उस समय गाड़ी को निकालने में लगने वाली मेहनत जो सर्दी में थी और गर्मी में थी, और गाड़ी निकलने के बाद आपको ज्यादा थकान गर्मी के मौसम वाले कारण में होगी या सर्दी के मौसम वाले कारण में होगी? गर्मी के मौसम वाले कारण में गुरुजी। सबसे ज्यादा थकान गर्मी के वाले, जबकि प्रोसेस और समय वही है, जो प्रक्रिया या प्रोटोकॉल है दोनों कंडीशनों में वही है। तो यहां पर मुख्य क्या रहा, यानी थकान अगर होती है तो यह विचार का कोई रोल नहीं है, परिस्थिति यहां पर, वहां मुख्य क्या था मित्रों? सर्दी में क्या था मुख्य? मौसम। यहां पर मुख्य क्या है? परिस्थिति, देश काल परिस्थिति। तो यहां पर मुख्य हो गई आपकी परिस्थिति, कि आप परिस्थिति बस ऐसे हो गए, वहां मौसम बस ऐसे हो गए। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि जीवन में दो काम है, नहीं जो मेहनत, जिस मेहनत करने से आपका शरीर और मस्तिष्क एक्टिव हो, वो मेहनत तो आप सर्दी में कर सकते हैं, लेकिन बाहर के कार्य, ध्यान रखिएगा, बाहर के कार्य, घर बनाना, निर्माण करना, कुआं तालाब बावली, यानी जो मजदूरी वर्ग के कार्य होते हैं वो सर्दी के दिनों में बंद हो जाते हैं लगभग। ऐसा देखा आपने? जी गुरुजी। तो बॉडी बनाने वाले जिम इत्यादि सर्दियों के मौसम में एक्टिव हो जाते हैं। तो दो चीजें, एक मेहनत स्वयं के लिए और एक मेहनत स्वयं को चलाने के लिए। घर बनवाएंगे, कुआं तालाब बावड़ी के, यानी बहुत सारे जो चीजें हम बाहर करेंगे जिससे हमारा जीवन चलेगा, कब होते हैं? गर्मी के मौसम में और
जो चलेगा, उन संसाधनों का उपयोग जो करेगा शरीर, वो हम प्रयोग, उसको उपयोग में हम कब लाते हैं? सर्दी में। उसके लिए हम काम कब करते हैं? सर्दी में। मेरी बात समझ में आई? जी गुरुजी। सर्दी में हम उसके लिए काम करते हैं जो संसाधनों का उपभोग करेगा। गर्मी में हम उसके लिए काम करते हैं जिन संसाधनों का हम उपभोग करेंगे। दोनों अलग अलग विषय हैं। तो उपभोग करना, उपभोग होना, मेरा कोई शोषण करे और मैं किसी का शोषण करूं, दोनों कार्यशैलियां अलग अलग हैं। उपयोग करूं या उपभोग करूं, दोनों अलग अलग हैं। मनीष भाई, क्या आप हैं अभी? जी 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 गुरुजी बताइए। जी मनीष भाई या गौरव भाई, दिनेश भाई या मोहित भाई, कोई फ्री है इनमें से? मैं बताइए। अभी थोड़ा सा विषय ऐसा है, शायद तो ये लोग अभी पूरा समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इनको एक बार इसी विषय को रिपीट कर दें। आप थे ना अभी, या कुछ और काम कर रहे हैं? नहीं, मैं हूँ। आप भी मेरी पूरी चर्चा को सुन पा रहे थे मनीष भाई? हाँ सुन पा रहा। तो एक बार इन लोगों को थोड़ा सा आप रिपीट करवा दीजिएगा। और सैटरडे संडे थोड़ा सा मैं भी बिजी होता हूँ, कुछ पेशेंट भी बाहर के हैं और इन लोगों की प्रतिक्रिया सही नहीं आ पा रही है। समझ तो पा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जा रहा है, तो आप इनके एक बार सवाल लेके इसको रिपीट करवा दीजिएगा। बाकी मैं आता हूँ 15 मिनट में। जी मैं ठीक है मित्रों? कोई ऐसा साथी मित्र जिसे समझ में नहीं आ रहा और जो बोर हो रहा हो, कोई ऐसा है साथी मित्र? नहीं।